निधि को घर आए 2 दिन हो चुके थे, मगर वो एकदम खामोश हो गई थी। विनय उससे कितनी बात करने की कोशिश करता, मगर वो चुप ही रहती। निधि, ऐसे कब तक चलेगा? कुछ तो बोलो। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझ पर क्या गुजर रही है, कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? निधि अभी भी चुप थी। विनय थोड़ी देर उसे देखता रहा। उसकी आंखें नम हो गईं। फिर वो उठकर जाने लगा। आप भी नाराज होकर जा रहे हैं? मैं आपकी अमानत संभाल नहीं पाई। प्लीज मत जाइए। मुझे मनाना नहीं आता, जानते हैं ना आप। फिर भी नाराज होकर जा रहे हैं, कहकर निधि सिसकने लगी। नहीं निधि, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। तुम्हें मनाना नहीं आता तो मुझे भी रूठना नहीं आता, ये तुम भी जानती हो। और ये क्या है, अमानत नहीं संभाल पाई? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हो गया जो होना था। क्या ये खुशी दोबारा मेरी जिंदगी में आएगी ना विनय जी? हाँ निधि, जरूर जरूर आएगी। भरोसा है ना मुझ पर? वो निधि को अपने सीने से लगाकर डॉक्टर की कही बात सोचने लगा। देखिए शर्मा जी, आप खुद एक डॉक्टर हैं। आप अपनी वाइफ की कंडीशन को समझ सकते हैं। मेंटली उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, फिजिकली भी बहुत वीक है। ऐसे में वो अगर दोबारा 2-3 साल से पहले प्रेग्नेंट हुई तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, या वो कभी माँ ही ना बन पाए। तो आपको ध्यान ये देना है कि कम से कम 3 साल से पहले वो प्रेगनेंसी कंसीव ना करें। बिना निधि का चेकअप करवा कर घर की ओर जा रहा था। निधि अब पहले से सामान्य हो गई थी। वो कार की खिड़की से बाहर देख रही थी। विनय ड्राइव कर रहा था। एक नजर निधि को देख विनय ने गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ दी। ये हम कहाँ जा रहे हैं विनय जी? ये रास्ता तो घर को नहीं जाता। विनय ने हल्की मुस्कान से उसे देखा। अभी पता चल जाएगा। आबादी से थोड़ी दूर, जहाँ चारों तरफ हरियाली छाई हुई थी, बड़े बड़े पेड़, बीच में एक झील जिसमें कई हंसों के जोड़े तैर रहे थे। झील के किनारे पर बेंच लगे हुए थे बैठने के लिए। विनय निधि का हाथ थामे एक बेंच पर बैठ गया। आसपास भी कुछ कपल बैठे हुए थे। निधि यहाँ आकर बहुत खुश थी। वो एकदम से चहक उठी, बिल्कुल बच्चों की तरह। विनय को भी सुकून सा मिला उसे देखकर। थोड़ी देर तक टहलने के बाद दोनों एक खाली बेंच देखकर बैठ गए। निधि सामने झील की ओर देखते विनय के कंधे पर सर रख दिया। विनय ने भी अपना एक हाथ उसकी कमर में लपेट लिया। निधि ने एक बार हल्के से सर उठाकर विनय को देखा, पर विनय सामने झील में तैरते हुए हंसों के जोड़ों को देख ही रहा था। ऐसे मत देखो मुझे, वरना मैं रोमांटिक होने लगूंगा। और फिर मैं तो तुम्हारा ही हूँ। जैसे मर्जी वैसे बैठ सकती हो। आप ना सच में कभी कभी पगला जाते हैं। निधि ने वैसे ही बैठे हुए कहा। सामने इतना रोमांटिक व्यू हो, बगल में इतनी मासूम और मोहक मुस्कान लिए सुंदर सी बीबी हो, तो कोई भी पगलाने पर मजबूर हो जाएगा। तभी सामने से एक अधेड़ उम्र का जोड़ा गुजर रहा था, जिसने विनय की बात सुन ली थी। बिल्कुल सही फरमाया जनाब आपने। पगलाने के लिए बीबियां ही काफी होती हैं। वैसे जिंदगी में शांति के लिए सही राह पकड़ी है आपने। बीबी की खुशामद करो और अमन चैन से जियो। क्या कहा खां साहब आपने? मैं क्या कह सकता हूँ? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। फिर मैं कह क्या सकता हूँ? कहने के लिए आप है ना हमारी बेगम। ये दोनों आपकी तरह नहीं, जो झूठी तारीफ करें। इनकी आंखों में दिखता है कि दोनों एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और वो बिना किसी शर्त के। फिर एक महिला विनय और निधि के सर पर हाथ फेरते हुए, सच में आप दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। निधि और विनय ने उन्हें विस्मित होते हुए देख रहे थे। विनय कुछ बोल पाता उससे पहले ही खां साहब बोल उठे। अरे बेगम, दवा का वक्त हो गया है, चलिए जल्दी। और इनके स्पेशल मूवमेंट को खराब मत कीजिए। हाँ हाँ चलिए खां साहब, कहते हुए दोनों चले गए। ये लोग कौन थे विनय जी? पता नहीं, पर थे बहुत ही इंटरेस्टिंग और पॉजिटिविटी से भरपूर। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे झील के किनारे किनारे पर टहलने लगे। निधि बस झील और हंसों में खोई थी। ये देख विनय को शरारत सूझी। उसने निधि का हाथ पकड़कर एक पेड़ की ओट में ले आया। उसने अपना एक हाथ निधि की कमर में लपेटकर खुद से लगा लिया। दूसरे हाथ से पीछे उसकी गर्दन पकड़कर उसके लबों को अपने लबों से लॉक कर दिया। ये सब विनय ने इतनी जल्दी से किया कि निधि को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। और जब समझ आया, उसने आंखें बड़ी कर विनय को घूरा। विनय उसी को देख रहा था। दोनों की निगाहें मिली तो निधि का दिल धड़क उठा। उसे एक मीठी सी बेचैनी हुई। आंख नसीली होकर अपने आप बंद हो गईं, और उसके दोनों हाथ विनय के गले में हार की तरह डाल दिया। खुद को विनय के ऊपर छोड़ दिया। इतने दिनों के दर्द और गम के बाद दोनों कुछ सुकून के पल एक दूसरे के साथ साझा जी लेना चाहते थे।
झील के पानी में फड़फड़ाने की आवाज से दोनों को अपनी यथा स्थिति का ध्यान आया तो विनय ने उसे अलग किया, लेकिन निधि तो नजरें ही नहीं उठा पा रही थी। वो शर्म से गड़ी जा रही थी। विनय उसकी हालत समझकर मुस्कुरा दिया। ऐ निधि, अगर तुम ऐसे ही शर्माती रही तो मैं खुद को ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। विनय ने निधि को कंधे से पकड़कर उसके कान के नजदीक आकर बहुत ही धीरे से लेकिन मदहोश आवाज में कहा। उसकी सांसों की तपिश मदहोशी भरे लफ्जों से निधि एकदम से सिहर उठी। वो एकदम से कसकर विनय के गले लग गई। तुम आज भी मेरी वही 16 साल की निधि हो, जिसे शर्म से छुपने के लिए मुझ में ही समाना चाहती है। मेरी शर्मीली। तभी उसे अपने सीने पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। क्यों करते हैं आप इतना प्यार मुझे? मैं आपको एक ढंग की खुशी नहीं दे पाई और आप मुझे। किसने कहा तुमसे मुझे खुशी नहीं दी? निधि, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम हो और मैं तुमसे जीता हूँ और तुम मुझ में। चलो आज तुम्हें मैं इन हंसों के बारे में बताता हूँ कि ये जोड़े में ही क्यों रहते हैं। जब ये हंस वयस्क होकर अपने लिए एक साथी चुनते हैं और जिंदगी भर उसी के साथ साथ रहते हैं, और ऐसा नर मादा दोनों ही करते हैं, अपनी पूरी ईमानदारी से दोनों एक दूसरे का साथ पल भर के लिए भी नहीं छोड़ते। लेकिन बदकिस्मती, इनका जोड़ा बिछड़ जाए तो दूसरा खुद ब खुद अपनी जान तड़प तड़प कर छोड़ देता है। इसलिए प्यार के प्रतीक चिन्ह के रूप में दो हंसों का जोड़ा ही पूरी दुनिया माना जाता है। विनय की बातों से निधि अंदर से बेचैन हो जाती है, जैसे कोई अनहोनी होनी अभी बाकी है। क्या हुआ? ऐसे क्यों डर गई? भरोसा रखो मुझ पर और खुद पर। हमारा जोड़ा कभी नहीं। निधि विनय के मुंह पर हाथ रखकर नहीं में गर्दन हिलाकर एक बार फिर से विनय के सीने से लग गई। रात हो चुकी थी। नैना का भी फोन आ गया था। दोनों अपनी गाड़ी से घर की ओर जा रहे थे। निधि की बेचैनी बढ़ रही थी, पर विनय उसे छेड़े जा रहा था। निधि ने उसे डपटते हुए ड्राइविंग पर ध्यान देने को कहा। तो तुम अपने पति को डांट रही हो? अगर मैं रूठ गया तो तुम बुलाती रहना, मैं कभी नहीं बोलूंगा, विनय नौटंकी करते हुए कहा। लेकिन उसकी बात सुन निधि सामने देखते हुए डर से, विनय जी। निधि ने आंखें खोली तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। उसे याद आया वो और विनय अपनी कार से घर की तरफ जा रहे थे। विनय उसके साथ हल्की फुल्की मस्ती करते हुए कार ड्राइव कर रहा था, जब सामने से आते हुए ट्रक से उसकी कार टकरा गई और एक जोरदार आवाज आई। निधि की आंखें बंद होने लगीं। उस धमाके में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, निधि, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। विनय का ध्यान आते ही वो तड़प उठी। बी विनय जी कहाँ हैं? अभी तक दिखे क्यों नहीं? विनय जी। शोर सुनकर नर्स और डॉक्टर भी अंदर आ गए। नैना गेट पर ही खड़ी भरी आंखों से उसे देख रही थी। डॉक्टर, मेरे साथ में मेरे पति भी थे। कहाँ है वो ठीक तो है ना? देखिए मिसेस शर्मा, आपको 4 दिन बाद होश आया है, तो प्लीज डोंट पैनिक। और हाँ, आपके पति ठीक हैं, दूसरे वार्ड में हैं, उन्हें इंजेक्शन दिया गया है, तो अभी सो रहे हैं। और आप भी आराम कीजिए। नहीं, मुझे उनको देखना है। पता नहीं क्यों आपकी बात पर दिल विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा है। मैं सिर्फ एक बार उन्हें देखना चाहती हूँ। डॉक्टर नर्स को इशारे से निधि की बिगड़ती हालत देखकर नींद का इंजेक्शन लगाने को कहते हैं। बात करते हुए ही उसकी नजर नैना पर जाती है। तब तक नर्स ने उसे इंजेक्शन लगा दिया था और वो धीरे धीरे आंखें बंद कर शांत होती चली गई। नैना उसके पास बैठकर उसका सर सहलाने लगी। कैसे बताऊं तुम्हें निधि कि तुम्हारे विनय जी कैसे हैं, कहाँ हैं? कहकर वो सिसकने लगी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो नर्स से विनय के बारे में पूछने लगी। नर्स ने उसे बहलाने की कोशिश की, मगर वो विनय से मिलने के लिए पैनिक होने लगी। डॉक्टर ने भी अपनी पूरी कोशिश की कि वो मान जाए, पर वो नहीं मानी। इतने में तन्मय और नैना भी आ गए। भाई देखिए ना, ये मुझे उनसे मिलने नहीं दे रहे हैं। मेरा मन बहुत ही भारी हो रहा है। प्लीज भाई, मुझे उनके पास ले चलिए ना। अगर आप लोग नहीं ले जा सकते हो, मुझे ही जाने दो उनके पास। हटिए आप लोग। वो उठकर बैठने लगी, पर उठ नहीं पाई। उसके एक हाथ पैर में फ्रैक्चर था, सर पर भी चोट लगी थी। नैना से उसकी हालत नहीं देखी जा रही थी। तन्मय को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या बोले और क्या करे। नैना ने निधि को सहारा देकर बैठाया। निधि, हालत देखो अपनी। ऐसे जाओगी उनके सामने, कितना बुरा लगेगा उन्हें। तुम्हें ऐसी देखकर कितना बुरा लगेगा उन्हें। संभालो खुद को। निधि नैना का एक हाथ पकड़ते हुए, नैना प्लीज ले चलो मुझे उनके पास। मेरा दम घुट रहा है, जैसे कुछ गलत हुआ है। वो मुझे बुला रहे हैं और मैं उन तक पहुंच ही नहीं पा रही। अगर थोड़ी देर और नहीं ले गए मुझे उनके पास, तो मैं अपनी जान दे दूंगी।
व्हील चेयर पर बैठी निधि सामने बिना मशीनों से घिरा हुआ अपनी पथराई आंखों से देख रही थी। तन्मय उसे कहता है, सर पर गहरी चोट और खून ज्यादा बहने से बिना कोमा में जा चुका है निधि। वो तुमको सुन सकता है। अगर तुम उसे बुलाओगी तो जरूर वो अपनी गहरी नींद से बाहर निकल आएगा। निधि विनय का हाथ अपने हाथों में लेते हुए, विनय जी, आप ऐसे चुपचाप सोते हुए अच्छे नहीं लग रहे। उठिए ना, आपकी निधि आपको बुला रही है। उठिए ना। मुझे पता है आप मुझे परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, पर इस बार मुझे आपका ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। कैसे आप मुझे अपनी निधि को अकेले छोड़ सकते हैं? आप जानते हैं ना, मुझे अभी सबसे ज्यादा जरूरत आपकी है। पहले हमारा बच्चा हमसे दूर चला गया और अब आप यहाँ चैन की नींद सो रहे हैं। निधि कान्हा जी की आरती कर प्रसाद और आरती तन्मय और नैना को भी देती है। साथ ही उन्हें खुद का हॉस्पिटल जाने का कहकर निकल जाती है। निधि और विनय के एक्सीडेंट को 2 महीने से ज्यादा बीत चुके थे। निधि पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उसने अपना दुख भुलाकर खुद को पत्थर की तरह मजबूत कर लिया था, लेकिन अंदर से अकेली और टूटी हुई थी। विनय अभी भी कोमा में ही था। उसकी हालत में बस इतना ही सुधार था। निधि की बातें सुनकर उसके आंसू निकल आते थे। डॉक्टर के मुताबिक विनय पूरी तरह से कोमा में नहीं था, एक तरह की बेहोशी में है। सर पर चोट गहरी होने के कुछ नसें अपना काम सही से नहीं कर रही हैं। बाकी उसके होश में आने पर पता चलेगा। निधि हॉस्पिटल पहुंच गई। वह विनय के पास जाकर उसके सर को सहलाकर उससे बातें करने लगती है। फिर भावुक होकर उसके सीने पर सर रखकर रो भी लेती है। अपने आप को मजबूत कर ऑफिस चली जाती है। सारा और रौनक को उसने माफ कर दिया था। साथ ही उन्हें नौकरी से भी ना निकालने की मैनेजर से रिक्वेस्ट भी की थी। सारा और रौनक भी अपने किए पर शर्मिंदा थे। उन दोनों ने सारे ऑफिस स्टाफ के सामने निधि से हाथ जोड़कर माफी मांगी। निधि ज्यादातर काम हॉस्पिटल से ही करती। जब बहुत जरूरी होता तभी वो ऑफिस आती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। 8 महीने बीत चुके थे। पर एक बात अच्छी थी कि तन्मय और नैना के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी। उनके बीच प्यार का अंकुर फूट गया था। निधि सब समझ रही थी, मगर अभी वो सिर्फ और सिर्फ विनय पर फोकस करना चाहती थी। मगर विनय की हालत जस की तस बनी हुई थी। निधि का भी सब्र जवाब देने लगा था। विनय जी, आप अपनी इस नींद से जागेंगे नहीं ना? आपने ये साबित कर दिया कि आपको मुझसे प्यारी आपकी ये नींद है, तो ठीक है। मैंने भी एक फैसला किया है कि मैं भी आपके बगल में ही हमेशा के लिए सो जाऊंगी, फिर कभी नहीं उठूंगी। चाहे आप कितना भी आवाज लगाना। वो वहीं उसका हाथ पकड़कर सिसक उठी, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। देखिए, महसूस कीजिए। आप महसूस कर सकते हैं ना? तो महसूस कीजिए और बताइए, क्या धड़क रहा है? इसकी हर धड़कन की लय अब भी वैसी ही है? शायद जिंदा होने का सबूत है कि ये धड़क रहा है, पर मैं तो मर रही हूँ। जीते जी हर पल हर घड़ी थोड़ा सा रोज मर रही हूँ। लेकिन अब बस, या तो आप होश में आइए या मैं चिर निद्रा में सो जाऊं। मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को भी बोल दिया है। अब आपसे कह रही हूँ। 2-4 दिन फिर ऐसे ही बीत गए। निधि को जरूरी एक प्रोजेक्ट के लिए गोवा जाना पड़ा। ये प्रोजेक्ट उसकी कंपनी के साथ उसके और उसकी टीम के लिए भी बहुत जरूरी था, क्योंकि वहाँ जापानी कंपनी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था। आज सुबह से ही इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? विनय जी तो ठीक होंगे ना? नैना और भाई का फोन भी नहीं लग रहा है। क्या करूं? कैसे पता लगाऊं? फिर उसने डॉक्टर और हॉस्पिटल का नंबर एक एक लगाया, पर नेटवर्क बिजी बता रहा था। पर निधि ने सोच लिया था, वो आज का प्रोजेक्ट का फाइनल टच देकर रात को ही वापस बेंगलोर के लिए निकल जाएगी। उसने शाम तक सारा प्रोजेक्ट सीईओ और सारा रौनक को समझा दिया था, क्योंकि सारा और रौनक अब पहले से बदल चुके थे। उनका ध्यान अब सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर होता था। रौनक अब दिल से निधि की इज्जत करता था। निधि विनय के कमरे में आई तो खाली बेड देखकर लड़खड़ा गई। उसके मन में किसी अनहोनी का ख्याल आया। वो अपना सर पकड़कर जोर से चीख पड़ी, विनय जी। सुबह जब निधि की आंख खुली तो सामने नैना बैठी थी और तन्मय उसका बीपी चेक कर रहा था। भाई, वो कहाँ हैं? उनका बेड खाली क्यों है? निधि ने तन्मय को देखते ही विनय के बारे में पूछ लिया। निधि, मेरी भोली सी निधि, वो भी ठीक है, पर उनका बेड खाली क्यों है? और वो कहाँ है? अब जब वो होश में आ चुका है तो आईसीयू में क्या करेगा? तन्मय आगे कुछ बोलता, तभी एक आवाज सुनाई दी, निधि, तुम्हारा विनय यहाँ है।
ये वही मनमोहक आवाज थी जिसे सुनकर निधि जी उठती थी। आज फिर से वही आवाज सुन जी उठी थी। निधि ने आवाज की तरफ देखा। विनय एक व्हील चेयर पर बैठा नम आंखों से उसी को देख रहा था। निधि ने जैसे ही विनय को देखा, वो झट से भागकर विनय के गले लग रो पड़ी। विनय ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। विनय की बाहों का सहारा पाकर निधि बिखर गई। इतने महीने का जो दुख अपने अंदर समेटे हुई थी, आज वो सब निकाल देना चाहती थी। तन्मय और नैना निधि के सर पर हाथ रख बाहर आ गए। विनय एक हाथ से उसके सर को सहला रहा था और दूसरे हाथ से उसकी पीठ सहलाने लगा था। काफी देर बाद भी जब विधि चुप नहीं हुई, तो विनय ने उसे अपने से अलग कर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर कहा, शांत हो जाओ निधि। निधि कुछ हद तक शांत हो गई थी। उसने विनय का चेहरा अपने हाथों में लेकर उसके माथे को चूम लिया और उसका हाथ पकड़कर उसके घुटनों के पास बैठकर फिर विनय की गोद में अपना सर रखकर पूछा, लगता है मेरे लड्डू गोपाल को मुझ पर तरस आ ही गया, जो आप मेरी आंखों के सामने बिल्कुल ठीक हैं, बैठे हैं। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आप होश में कब आए? तब तक विनय के डॉक्टर ने अंदर आते हुए कहा, इसका जवाब मैं तुम्हें देता हूँ, लेकिन पहले इन्हें आराम करने के लिए बेड पर लिटा देते हैं। अब ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, वीकनेस बहुत है इनके अंदर। विनय को लिटाकर निधि भी उसके पास बैठ गई और उसका हाथ अपने एक हाथ में ले लिया, दूसरे हाथ से उसका सर सहलाने लगी। धीरे धीरे विनय सोने लगा। डॉक्टर भी उसे ड्रिप चढ़ाने और चेकअप के बाद एक टेबल ले निधि से थोड़ी दूरी बनाए रखते हुए बैठ गया और बोलना शुरू कर दिया, निधि, जैसे आपको पहले से ही पता था, विनय सब सुन और महसूस कर सकते हैं, लेकिन चाहकर भी कोमा से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और हम लोग भी अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे थे और वक्त गुजरता जा रहा था। ऐसे ही उस दिन मैं इनका चेकअप के लिए इनके रूम की तरफ आ रहा था। जब मैंने आपकी बातें सुनी, आप विनय जी से बड़े ही प्यार से कह रही थी, या यूं समझ लीजिए कि उन्हें बड़े प्यार से आप धमका रहे थे। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना शॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि आपने शायद गौर नहीं किया, लेकिन मैंने गौर किया था कि आपकी बातों से इनके दिल और दिमाग में हलचल ज्यादा बढ़ गई थी, जो मशीनों के जरिए संकेत दे रही थी कि एक कोमा से बाहर निकलना चाहते हैं। और देखिए, इसमें भगवान ने भी मेरा साथ दिया। 2-4 दिन बाद आप गोवा ट्रिप के लिए चली गईं। आपके जाने के बाद मैंने नैना और तन्मय को यही समझाया कि विनय के सामने ऐसे बिहेव करें कि आपका यानी कि निधि का कुछ पता नहीं चल रहा। और वही हुआ जो हम सब चाहते थे, यानी ये प्लान सक्सेसफुल। 4 दिन पहले रात में तन्मय आपसे बात कर रहे थे और अचानक ही फोन कट गया। उन्होंने अपना फोन चुपचाप से साइलेंट कर दिया और ऐसा दिखाया भी नहीं कि सामने जैसे आपको कुछ हो गया हो, और साथ ही कहने लगे, नहीं मिली, ऐसा कुछ भी मत करना, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तुम कहाँ हो, बताओ तो सही। तन्मय की बातों का असर था कि थोड़ी ही देर में अपना असर दिखना चालू कर दिया और विनय जी को होश आ गया। ये सुनते ही निधि की आंखों में आंसू आ गए और डॉक्टर ने आगे फिर कहना शुरू किया, पर होश में आते ही किसी को पहचान नहीं रहे थे, सिर्फ एक ही नाम इनके लब पर था, मेरी निधि कहाँ है। पर निधि इनकी कौन है ये भी याद नहीं था, बस सिर्फ एक ही बात कहते थे, मेरी निधि कहाँ है, उसे बुलाओ। धीरे धीरे करके सब कुछ याद आ गया और ये नैना और तन्मय को भी पहचान गए। फिर इन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा तो हमने सब बता दिया। तुम्हें फोन करना चाहा, पर इन्होंने ही मना कर दिया। तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी और सबके फोन स्विच ऑफ करवा दिए। इनका कहना था आपको खुद महसूस हो जाएगा और आप दौड़ी चली आएंगी। हुआ भी वही। डॉक्टर ने एक नजर विनय को देखा, जो अब सो चुका था। निधि की तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहा, निधि जी, विनय होश में तो आ गया है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं। कहने का मतलब उसके कमर का नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुका है और ठीक होने में कितना वक्त लगेगा बता नहीं सकते, मगर ठीक जरूर होगा। और ये बात विनय को भी पता चल चुकी है, तो जितना हो सके उसके सामने नॉर्मल रहने की कोशिश करते रहना। फिर डॉक्टर चले गए। तन्मय और नैना पहले से ही वहां पर थे। निधि सूनी आंखों से विनय को देख रही थी। नैना ने पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो पलटकर नैना से लिपट कर रो पड़ी। विनय को 2 दिन बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। वो घर पर आ गया था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक सुबह निधि नहाकर तैयार हो रही थी। विनय उसे एक टक देख रहा था। उसके मन में पुरानी यादें ताजा हो गईं, जब निधि रोज ऐसे ही तैयार होती थी और विनय उसे बैक हक करता था, फिर जी भरकर उसे परेशान करता था।
बेख्याली में ही उसने उठकर निधि के पास जाना चाहा। इसी बीच में बेड से गिरने लगा, लेकिन निधि ने उसे तुरंत संभाल लिया। विनय को भी अपनी वास्तविकता का आभास हुआ। वो भावुक हो निधि के गले लगकर रो पड़ा। निधि ने इन 8 सालों में पहली बार विनय को ऐसे रोते हुए देखा था। निधि को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल अपनी मुट्ठी में लेकर भींच दिया हो। निधि ने विनय की मना स्थिति को समझते हुए उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर उसकी आंसू भरी आंखों को चूम लिया। विनय अभी भी बच्चों की तरह बिलख रहा था। निधि से अब उसका दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसने अपने होठ विनय के होठों पर रख दिए। विनय थोड़ी देर ऐसे ही रहा। फिर निधि का एहसास मिलते ही उसने भी अपनी बाहें निधि पर कस ली। विनय की बाहें कसते ही निधि सिहर उठी। इस सिहरन को विनय ने भी महसूस किया। एक बार फिर उसकी आंखों में नमी उतर गई, मगर इस बार उसने खुद को संभाल लिया और निधि के एहसास में खुद को डुबो दिया। थोड़ी देर बाद जब दोनों अलग हुए तो निधि विनय की आंखों में ही देख रही थी और विनय उसकी। निधि ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसके माथे को चूमते हुए फिर उसकी आंखों में देखते हुए, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। विनय झुककर निधि के सर पर किस कर देता है, जिससे निधि सुकून महसूस कर उसके सीने से लग जाती है। निधि और विनय को जापान आए 6 महीने हो चुके थे। निधि जिस प्रोजेक्ट के लिए गोवा गई थी वो पास भी हो गया था और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी निधि की कंपनी को मिला था। पर जापानी कंपनी ने निधि की कंपनी से शर्त रखी थी कि ये प्रोजेक्ट जिसने तैयार किया है वही इसे पूरा भी करे, क्योंकि निधि का ये तरीका उन्हें बेहद पसंद आया था। उन लोगों ने निधि की एक दो स्पीच भी सुनी थी जो काफी मोटिवेशनल लगी थी, लेकिन निधि विनय को इस हाल में छोड़कर कभी भी नहीं जाना चाहती थी। निधि की सीईओ मिस्टर माधवन ने विनय को साथ ले जाने के साथ उसके इलाज का आधा खर्च भी कंपनी उठाएगी कहकर उन्होंने निधि को राजी कर लिया था। निधि ने भी अपनी टीम बनाकर लिस्ट दे दी, जिसमें सारा रौनक जो अब शादीशुदा थे और नैना तो थी हमेशा निधि के साथ। निधि तो यहाँ भी अपना सारा काम घर से करती थी। जब ज्यादा जरूरी होता तो अपनी टीम के साथ जाकर हैंडल करती थी। अब कोरोना तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है ना। निधि जी, अब तुम पहले की तरह प्यार नहीं करती हो और आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बस लग रहा है, वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, आखिर क्यों? ये चाय पीकर देखो, पता चलेगा। निधि उसकी आंखों में शरारत देखकर मुस्कुराई और एक सिप चाय का लेकर, सब सही तो है, क्या खराबी है? खराबी पहले थी, अब एकदम परफेक्ट है। तुम्हें तो पता ही है मुझे मीठा थोड़ा ज्यादा ही पसंद है। ज्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। अभी आपका इलाज चल रहा है। मेरा मीठा शुगर फ्री है। वैसे भी तुम देती ही कहाँ हो मीठा इतना की। चुप, बहुत बोलने लगे हैं, साथ ही बेशर्म भी हो गए हैं। कुछ भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं आप। निधि विनय को फिजिकल थेरेपी दिलाकर घर जा रही थी। फिजिशियन जब विनय की मसाज कर रहा था तो उसे काफी दर्द हो रहा था, जिसका एहसास निधि को भी हो रहा था। इसलिए वो उदास सी हो गई थी। विनय उसकी मन की हालत को समझ रहा था। हालांकि दर्द तो उसे भी हो रहा था, लेकिन उससे निधि की उदासी देखी नहीं जाती थी शुरू से ही। तो निधि ने भी विनय की व्हीलचेयर को कैफेटेरिया की तरफ कर लिया। यहाँ आकर विनय उसका मूड चेंज करने के लिए उसे बातों से छेड़ रहा था। हाउ स्वीट, ही सो रोमांटिक एंड लिविंग कपल। दूसरी कुर्सी पर बैठे एक जोड़े में से लड़की ने कहा। तो निधि ने मुस्कुराकर विनय की तरफ देखा और विनय ने उस जोड़े की ओर देखते हुए हल्के मुस्कान के साथ थैंक्स कहा। यू आर अ इंडियन, या, एंड सी इज माई वाइफ निधि, एंड आई एम डॉक्टर विनय शर्मा, और अपनी निधि का इकलौता हकदार पति। विनय ने एक आंख विंग करते हुए निधि की तरफ देखते हुए कहा। निधि ने उसे आंख दिखाई। पति तो सभी के इकलौते ही होते हैं, है ना जान? उस जोड़े में से लड़के ने हिंदी में जवाब दिया, जिसे सुनकर विनय ने हैरान होकर उनकी तरफ देखते हुए, आप हिंदुस्तानी हैं? जी हाँ। कहाँ से? गुजरात से। बाय द वे, मैं जफर कुरैशी, ये मेरी शरीके हयात जारा। हम दोनों तब से आप दोनों की नोक झोंक को एंजॉय कर रहे थे जब से आप आए थे। निधि झेप गई और अपनी गर्दन नीचे झुका ली। तो जफर साहब, आप हनीमून पर जापान आए हैं? विनय ने बात बदलते हुए कहा। नहीं विनय जी, दरअसल इंडिया में मैं जिस कंपनी में काम करता था उसकी एक ब्रांच यहाँ जापान में भी है। मुझे प्रमोशन देकर यहाँ 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा गया है, जफर ने कहा। और आप लोग और आपकी ऐसी हालत, मतलब आप इलाज करवाने आए हैं? इस बार जारा ने पूछा था। नहीं, आपके हस्बैंड की तरह
मेरी निधि का भी प्रमोशन हुआ है और सेम सिचुएशन। विनय ने जवाब दिया। कौन सी कंपनी से हैं आप निधि जी? जफर ने कहा। ऐसे ही बातें करते हुए पता चला दोनों एक ही कंपनी साथ साथ काम कर रहे हैं और रहते ही आसपास ही हैं। चारों में अच्छी दोस्ती हो गई। मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी, जाइए और अपनी ड्यूटी निभाइए। नैना गुस्से से किसी को फोन पर डांट रही थी। उधर से भी कुछ कहा गया जिसे सुनकर नैना की आंखें भर आईं। उसने भरे हुए गले से कहा, ठीक है फिर भाई दबे बधाई हो। कहकर नैना ने फोन कट कर दिया। एक बार सामने तो आ जाओ मिस्टर डॉक्टर, फिर देखो मैं तुम्हारा शादी का भूत कैसे उतारती हूँ। बहुत ही मजा आ रहा है मुझे रुलाने में। आपका मजाक आप पर ही भारी पड़ने वाला है। नैना मन ही मन सोचकर मुस्कुरा दी। फिर वो निधि के पास आई जो किचन में खाने की तैयारी में लगी हुई थी। बिना टीवी पर न्यूज देख रहा था। तब दरवाजे की घंटी बजी तो नैना ने आकर दरवाजा खोला तो सामने तन्मय को देखकर उसकी आंखें झिलमिला गईं। उसका दिल किया तन्मय के गले लग जाए, लेकिन थोड़ी देर फोन पर कही बात याद आते ही नैना तन्मय को अनदेखा कर निधि के पास किचन में चली गई। ये तो भरी बैठी है और तेरे ही सर फूटेगी, और लो मुझे, अब ये मेरी लंका दहन करके ही मानेगी। सोचते हुए वो अंदर आ गया। उसकी नजर विनय पर पड़ी। इधर किचन में निधि ने पूछ लिया, कौन था? कान खजूरा। क्या कहा? मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। निधि ने इधर उधर नजर दौड़ाते हुए कहा। तब तक बाहर हॉल में से विनय और तन्मय की आवाज सुनाई दी। निधि ने एक नजर नैना को देखा जिसकी आंखें नम थीं। निधि ने नैना को गले लगा लिया। अच्छा, तो वो कान खजूरा बाहर है, लेकिन इन आंखों में नमी की वजह। नैना ने थोड़ी देर पहले तन्मय से फोन पर हुई बात बता दी। मैं भी बता रही हूँ निधि, इस बार तुम्हारे भाई को मेरे हाथों कोई नहीं बचा पाएगा। तुम भी नहीं। नहीं, मैं बीच में नहीं आऊंगी, बल्कि तेरी तरफ से दो फटके और लगाऊंगी। तब तक बाहर से आवाज आई, ऐ निधि, कहाँ है तू? देख, तेरे से मिलने तेरा भाई इंडिया से जापान आया है और तेरा कुछ पता ही नहीं। भाई जापान में मुझसे मिलने नहीं, बल्कि मेरी भाभी से पिटने आए हैं। कहते हुए निधि बाहर की तरफ आ गई। नैना भी हंसने लगी। बोल तो तुम सही रही हो। हे भाई, कैसे हो आप? निधि ने देखा तन्मय विनय के पास नीचे बैठा है और अपना सर उसकी गोद में रखा हुआ था। निधि की आंखें नम हो गई थी। उसे देखकर तन्मय ने भी उठकर उसे अपने सीने से लगा लिया। वो भी भावुक हो गया। कैसा है मेरा बच्चा? एकदम ठीक। और ये तुम्हारा खड़ूस पति, आप मिल तो लिए ही हैं, तो आप बताइए कैसे होने चाहिए आपके दोस्त को? जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा बेहतर हो गया है ये। और ये तो सब तुम्हारी मेहनत और प्यार का नतीजा है। ओए बहन के भाई, आजा और ये बता, कैसा है तू खड़ूस? देख तो रहा है, सामने खड़ा हूँ तेरे, एकदम ठीक ठाक और मस्त। लेकिन ज्यादा देर ठीक रहेंगे नहीं भाई। ऐ पागल, क्यों डरा रही है? वैसे अंदर का मौसम कैसा है? बहुत ही भयानक। काले बादलों से आसमान भरा पड़ा है। वो कभी भी फट सकते हैं। क्यों नन्हे मुन्ने से बच्चे को डरा रही है? अपने भाई से प्यार नहीं है क्या, जो उस हॉरर फिल्म की हीरोइन की साइड इफेक्ट्स तुझे भी हो गए हैं? भाई, किचन के गेट से नैना सब सुन और देख रही थी। उसकी आंखें बरसने लगीं। फिर भी उसने चाय की ट्रे संभाली और हॉल में लेकर आ गई। ट्रे टेबल पर रख वो चुपचाप जाने लगी। विनय ने टोका, नैना क्या हुआ? तुम इतनी शांत क्यों हो? सब ठीक है? हाँ जीजू, सब ठीक है। तो यहाँ हमारे साथ बैठो। अंदर कहाँ जा रही हो? वो क्या है ना जीजू, अभी किसी ने मुझे हॉरर फिल्म की हीरोइन कहा, तो मैंने सोचा अगर यहाँ बैठी तो कहीं डर से उसका हार्ट फेल ना हो जाए, और अंदर जाकर अपनी पैकिंग कर लूं और कुछ दिन रौनक सारा के साथ रह आऊं। आखिर पुराना याराना जो ठहरा। नैना, विनय ने शांत मगर सख्त लहजे में कहा। सॉरी जीजू। वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। उसका गला भर आया। वो अपने कमरे में आ गई। तन्मय, क्या कहा है तुमने? इस बार उसे जो इतना अपसेट है। क्या यार, मैंने कुछ नहीं किया, बस हो गया। सारा कसूर मेरी इस मनहूस जवान का है जो बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती है। निधि, तुम बताओ क्या हुआ है? विनय ने निधि से कड़क आवाज में पूछा। फ्लैशबैक। हेलो, हाँ मेरी जान, बोलो। अच्छा जी, आपको मैं याद भी आती हूँ? हैरत हुई जानकर। नैना, प्लीज यार, बहुत ही बिजी था। इनफैक्ट अभी भी हूँ। सोचा तुमसे बात कर लूं। मेरी मजबूरी समझोगी, लेकिन नहीं, तुम तो कॉलेज गर्ल की तरह नखरे दिखाने लगी हो। मैं नखरे दिखाने लगी हूँ? तो ठीक है, मेरे नखरे उठाने की जरूरत नहीं। आप निभाइए अपनी ड्यूटी और करिए अपनी ड्यूटी से ही प्यार। यू नो, लोग सही बात कहते हैं, कामकाजी लड़की से प्यार या शादी करना मतलब ओखल में सर देना। अगर इतना ही दुख हो रहा है, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। कोई सीधी सादी घरेलू सी लड़की देखकर कर लो शादी, और एडवांस में अभी आपको बधाई दे देती हूँ।
बधाई हो। लगता है कोई पुराना याराना निकल आया है जो इस तरह से बोल रही हो। मतलब रौनक तो है ही ऑप्शन के तौर पर। स्टॉप इट तन्मय जी। रौनक और सारा अब हस्बैंड वाइफ हैं। रौनक हमेशा से ही मेरा दोस्त था, इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन आज आपकी बात ने मुझे हमारे रिश्ते के बारे में एक बार फिर सोचने पर मजबूर किया है। नैना, नैना जानू, मैं मजाक कर रहा था। यार तुम तो सीरियस हो गई। यार मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने जापान आ गया हूँ, बल्कि थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ। सॉरी, बहुत देर कर दी आपने। और फोन काट दिया। फ्लैशबैक खत्म। सारी बात सुनने के बाद विनय ने अपना सर पीट लिया और तन्मय को घूर कर देखा। क्या करूं मैं तेरा? तेरे जैसे लोगों के लिए कहावत चरितार्थ है, आ बैल मुझे मार। विनय जी, आप शांत रहिए। और भाई, आप जाकर मेरी भाभी को मनाइए। कैसे वो मुझे नहीं पता, मगर तब तक आप मुझसे या विनय जी से बात नहीं करेंगे, यही आपकी सजा है। अब आप जा सकते हैं। कहते हुए निधि विनय की व्हील चेयर अपने कमरे में ले आई। तन्मय नैना के कमरे में जाकर उसे पीछे से ही अपनी बाहों में भर लिया। नैना भी दो पल सब भूलकर तन्मय को महसूस करने लगी। जैसे ही तन्मय की बातें याद आईं, उसने उसे खुद से झटक कर दूर कर दिया। तन्मय भी कहाँ मानने वाला था। उसने नैना को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लिया। नैना छूटने के लिए कसमसाने लगी। तन्मय बस उसे देखता रहा। छोड़िए मुझे। नहीं, मैं मार दूंगी आपको। तुम्हारा ही हूँ। चाहे मारो या प्यार करो, तुम्हारी इच्छा। और मैंने काम भी मार खाने वाला किया है, तो तुम मार ही लो। मैं सच में मार दूंगी। तन्मय ने अपने गाल उसके आगे कर दिए। लो मारो। सटाक एक जोरदार आवाज आई। तन्मय ने दूसरा गाल भी आगे बढ़ा दिया। दूसरे गाल पर भी सटाक की जोरदार आवाज आई। ऐसे ही तन्मय ने दो बार और किया, लेकिन नैना ने तीसरी बार तन्मय की कॉलर पकड़ उसे गले से लगा फपक कर रो पड़ी। तन्मय की भी आंखों में नमी थी। वो उसके सर को सहलाता रहा। मार भी रही हो और खुद भी रो रही हो, ये क्या बात हुई भला? नैना का रोना सिसकियों में बदल गया। तन्मय ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, नैना बस करो, बहुत हुआ रोना। बंद करो, वरना माइग्रेन का दर्द उठ जाएगा। नैना चुप हो गई। उसने तन्मय की तरफ देखा। थप्पड़ लगने की वजह से उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। नैना को खुद में शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से अपना हाथ दीवार पर दे मारा। तन्मय ने जल्दी से उसके हाथ पकड़ अपने सीने पे दिल वाली जगह पर लगा लिया। तुम्हें खुद में शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है नैना। मैंने काम ही ऐसा किया है। और दूसरी बात, खुद को तकलीफ दोगी तब भी दर्द मुझे ही होगा। नैना ने अपने दोनों हाथों को छुड़ाकर उसमें तन्मय का चेहरा थाम लिया और उसके दोनों गालों को अपने होठों से छू लिया। फिर धीरे से अपने होठ उसके होठों पर रख दिए और तन्मय के एहसास को महसूस करने लगी। तन्मय ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। ये पहली बार था जब नैना और तन्मय इतने पास आए थे और ये उनका पहला स्पर्श था एक दूसरे के साथ। दोनों अपनी मर्यादा को भी जानते थे और अपने प्यार को पवित्र रखना भी। कुछ वक्त और ऐसे ही बीत गया। इस दौरान फिजियोथेरेपी से विनय को काफी फायदा हो रहा था। उसकी कमर और पैरों में हल्के हल्के से मूवमेंट हो रहे थे। एक दिन जफर का फोन विनय को आता है। वो उसे अपनी शादी की सालगिरह की पार्टी में इनवाइट करता है। तन्मय ने भी वहीं एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था। 2 दिन बाद जफर जारा की पार्टी रखी थी, जहां ऑफिस स्टाफ के साथ कुछ इंडियन पड़ोसी भी थे। सब आपस में एक दूसरे से मेल जोल बढ़ा रहे थे। बाकी तीनों जोड़े, विनय निधि, तन्मय नैना, सारा रौनक, एक तरफ लगे सोफे पर बैठकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। सारा को वॉशरूम जाना था, तो वो नैना को लेकर वॉशरूम चली गई। रौनक भी दोनों को साथ रास्ता दिखाने के लिए पीछे से चला गया। जफर और जारा भी विनय निधि के पास आ गए। विनय ने तन्मय को उन दोनों से मिलाया। इतने में ही रौनक भी आ गया। नैना सारा ऑफिस के ही एक कपल से बात करने लगी थी, जो काफी दिनों बाद मिले थे। रौनक की नजर जैसे ही जारा जफर पर पड़ी, वो वहीं जड़ हो गया। दूसरी ओर जफर ने गुस्से से जबड़े भींच अपनी मुट्ठी कस ली। जैसे जारा अपना गुस्सा संभाल नहीं पाई और उसने रौनक को जोरदार तमाचा जड़ दिया। फिर उसके कॉलर को पकड़कर गरजती हुई आवाज में कहा, बताइए कहाँ है हमारी छोटी? क्या किया आपने उनके साथ? कहाँ है हमारी बहन सारा? तभी निधि ने कहा, दी, सारा आपकी बहन है? हाँ निधि, सारा। सारा हमारी सगी छोटी बहन है। 5 साल से हम उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। क्या तुम सारा को जानती हो? जारा ने रोते हुए ही कहा। निधि कुछ बोलती उससे पहले ही जफर की कड़क आवाज सुनाई दी।
रोनी, तुम्हारी भाभी ने कुछ पूछा है, जवाब दो। जफर रौनक के कंधे को पकड़कर झिंझोड़ रहा था। पार्टी में सबका ध्यान अब तक इन तीनों पर चला गया था। नैना और सारा भी उसी तरफ बढ़ गईं। वहां पहुंचे दोनों का दिल धक से रह गया। रौनक का चेहरा आंसुओं से भरा, उसके गालों पर उंगलियों के निशान छपे हुए थे। अभी सारा का ध्यान जफर और जारा पर नहीं गया था। वो दौड़कर रौनक के पास आई। उसने जफर का हाथ झटक कर गुस्से से चीखी, आपकी हिम्मत कैसे हुई इन पर? आगे के शब्द उसके मुंह में रह गए। सामने जफर को देख, भाई आप यहाँ, फिर दी भी आपके साथ आई होंगी। कहाँ कहाँ है वो? सारा को पीछे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें मूंद ली। दी, हाँ मैं। आज भी बिना देखे हमारे छूने से ही आप हमें पहचान गई छोटी, क्योंकि आप हमारी द ग्रेट दी हैं। दोनों बहनें एक दूसरे के गले लग खुश भी हो रही थीं, साथ ही रो भी रही थीं। रौनक एक तरफ सर झुकाए हुए खड़ा था, बाकी सब समझने की कोशिश कर रहे थे। चल क्या रहा है? विनय ने इशारे से पार्टी संभालने को कहा। जफर ने जाकर माइक लेकर बोलना शुरू किया। सॉरी गैस, आप लोगों को पार्टी में बुलाकर मैं थोड़ा सा फैमिली मैटर में उलझ गया था। दरअसल आज कई सालों बाद मैं अपने भाई और उसकी बैब से मिल रहा हूँ, वो भी अपनी ही पार्टी में। तो मेरे साथ मेरी इस दोगुनी खुशी में शामिल हो, एंजॉय करें। केक कट किया गया, फिर खाना पीना, म्यूजिक, मस्ती, सब अपने घर जाने लगे। इस दौरान निधि, विनय और तन्मय नैना ने गौर किया कि सारा जब भी रौनक के पास जाने की कोशिश करती, जारा किसी न किसी बहाने उसे रोक देती या कोई काम बता देती। दोनों बस आंखों से इशारे करके रह जाते। नैना को उन दोनों की हालत पर तरस आ रहा था। यार ये जारा दी और जफर सर बहुत गलत कर रहे हैं दोनों के साथ। हाँ नैना, तुम सही कह रही हो। ऊपर से सारा की ऐसी हालत में ज्यादा स्ट्रेस लेना नुकसानदेह हो सकता है। निधि ने उदास होते हुए कहा। उसे पिछला याद आ गया। विनय ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया। निधि ने उसकी तरफ देखा तो उसने भी पलके झुकाकर कुछ नहीं का इशारा किया। बहुत देर से रौनक सारा को ही देख रहा था। उसने एक प्लेट लगाई और उसे लेकर सारा के पास आकर जफर जारा की परवाह किए बिना ही उसे खाना खिलाने लगा। तुम्हें पता है, तुम्हें ज्यादा देर तक भूखा नहीं रहना चाहिए, वो भी ऐसी हालत में। आपने खाया? हाँ, बहुत ही अच्छा खिलाया तुम्हारी बहन और भाई ने, और शायद अभी कुछ खिलाना बाकी भी है। कहकर वो हल्का सा हंस पड़ा। सारा की आंख भर आई। उसने अपनी तरफ बड़ा निवाला उसके मुंह में डाल दिया। दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाकर वापस जफर और जारा के पास आए। रौनक ने जफर से कहा, भाई। जफर ने उसे घूर कर देखा। सॉरी सर, सर अब हम निकलना चाहेंगे, रात भी ज्यादा हो गई है। हमारी वजह से मेरे दोस्त भी रुके हुए हैं। सारा कहीं नहीं जाएगी, जारा ने सख्ती से कहा, और सारा का हाथ पकड़ उसे अपने सीने से लगाए अंदर ले जाने लगी तो सारा लड़खड़ा गई। पास खड़ी निधि और नैना ने उसे संभाल लिया, पास ही रखे सोफे पर लिटा दिया। रौनक भी तब तक आ गया। उसने सारा का हाथ पकड़ना चाहा तो जारा ने उसे हाथ से झटक दी और गुस्से में उसे पीछे धकेल दिया। सर नहीं आती, उसकी सारी जिंदगी खराब कर अब भी पीछे पड़े हो। क्या से क्या बना दिया है आपने हमारी छोटी को? चाहते क्या हैं आप? चले जाइए यहाँ से, हम संभाल लेंगे उन्हें। रौनक जारा को अनसुना कर तन्मय के पास आकर पूछा, जो अभी सारा को चेक कर रहा था। तन्मय भाई, वो इतना ही बोल पाया और उसका गला भराया। अरे यार ठीक है वो भी, और ये भी बस थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा ही ले रही है। तन्मय ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। जारा एक बार फिर गुस्से से रौनक की तरफ पलटी और सख्ती से पूछा, क्या हुआ है छोटी को, और ऐसा क्या किया आपने कि डॉक्टर स्टेज से बचने को बोल रहे हैं? निधि, जो अब तक चुप खड़ी शुरू से अब तक सब कुछ सुन रही थी, अब उसे जारा की रौनक के प्रति रूखे बर्ताव से गुस्सा आने लगा। उसने विनय की तरफ देखा तो उसने भी पलके झपकाकर हाँ कह दिया। माफ करना जारा दी, ये आपका फैमिली मैटर है, मेरा बोलने का हक नहीं है। लेकिन रौनक और सारा मेरे टीम मेंबर होने के साथ हम सब बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, साथ ही ये दोनों पति पत्नी भी, जिसे आप बार बार दूर करना चाह रही हैं। क्यों पता नहीं। इस वक्त सारा को सबसे ज्यादा जरूरत अपने पति की है, क्योंकि वो एक बलात्कारी कभी पति नहीं बन सकता। और क्यों जरूरत है उनको ऐसे जलील इंसान के प्यार और साथ की? हम हैं, हम संभाल सकते हैं उनको, जैसे बचपन में संभाला करते थे। जारा ने गुस्से में हाँफते हुए कहा, क्योंकि सारा माँ बनने वाली है दी। निधि ने बड़े ही आराम से कहा,
मुझे लगता है आपको रौनक को लेकर कोई बहुत ही गलतफहमी हुई है। इस बार विनय ने जफर और जारा को देखते हुए कहा, कोई गलतफहमी नहीं है शर्मा जी। ये सामने खड़े शख्स कहने को हमारे देवर हैं, साथ ही हमारी छोटी बहन के शौहर भी, लेकिन अपनी ही बीबी के साथ इन्होंने जबरदस्ती की है। हमारी छोटी को इन्होंने जीते जी मार डाला था। जारा ने चीख कर कहा। सब सकते में आ गए थे। जो जहां था वो वहीं जम गया। तभी एक और चीखती हुई आवाज सबके कानों से टकराई। वो बलात्कारी नहीं है दी, न उन्होंने उस रात मेरे साथ जबरदस्ती की थी। आपको पूरी बात नहीं पता है दी, और जब पता चलेगा तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगी। और आज मैं आपको सारी सच्चाई बताऊंगी, फिर आप शायद आपको मुझे अपनी छोटी बहन कहने से नफरत होगी। रौनक ने आकर उसे गले से लगा लिया, उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम्हें मेरे सर की कसम, तुम कुछ भी नहीं बताओगी। और आज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि तुम मेरी हो, मेरी जान हो। अब प्लीज शांत हो जाओ, नहीं तो इसे भी तकलीफ होगी। और अपनी जेब में से एक गोली निकालकर उसके मुंह में डाल दिया। पानी पिला उसे शांत करने लगा। थोड़ी ही देर में वो गोली के असर से सो गई। तो उसे अपनी बाहों में उठाकर बाहर की तरफ बढ़ा ही था कि जफर की आवाज से रुक गया। रोनी, छोटी को उसके कमरे में सुलाकर आओ। सर, अपना कमरा अपने घर में होता है और घर भी अपनों से ही होता है। रोनी, जो कहा है वो करो। जफर ने उसे घूरते हुए कहा। नैना ने भी कहा, इतनी रात में सारा को लेकर निकलना ठीक नहीं होगा। साथ ही मौसम भी खराब होने लगा था। रौनक सारा को अंदर कमरे में ले गया। बाकी सब भी हॉल में आ गए। जारा अभी भी सारा की कही आखिरी बात से सदमे में थी। जफर ने उसे कंधे से पकड़कर सोफे पर बिठाया और पानी पिलाया। निधि विनय ने फिर अपनी बात कही। जफर और जारा जी, आप सबकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही बड़ी गलतफहमी है आप लोगों के बीच में। अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है, क्योंकि हम सब रौनक को भी अच्छी तरह से जानते हैं। बेहतर होगा आप सब बैठकर बात सुलझाइए, इससे सारा को राहत मिलेगी। सब आपस में बात कर ही रहे थे कि रौनक भी सारा को सुलाकर बाहर हॉल में आ गया। तुम आज भी कुछ नहीं कहोगे रोनी? जफर ने रौनक से पूछा। उसने अपनी गर्दन नीचे झुका ली। ये देख जफर ने अपना सर दाएं बाएं हिलाया, सर ऊपर की ओर करके मुंह से लंबी लंबी सांस लेने लगा। जारा, जो सारा की हालत और उसकी कही बात से सदमे में थी, जफर और रौनक की ऐसी बिखरी हालत देखकर वो रौनक की कॉलर पकड़कर गुस्से से कांपती हुई बोली, ऐसा कौन सा राज है जो हमें भी नहीं पता? छोटी कौन सी अधूरी बात को कह रही थी जिसे हम पूरा नहीं जानते हैं? बताइए रौनक, उस भयानक काली रात की ऐसी कौन सी सच्चाई है जो हम नहीं जानते पर आप दोनों जानते हैं? रोनी, अगर आपके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो सच्चाई से हमें रूबरू करवाइए प्लीज। वो नहीं बताएंगे जारा? इन्होंने वादा किया है सारा और खुद से, तो वादा खिलाफी कैसे करेंगे? भले ही बदनामी और तकलीफ का जहर भर भर प्याला पीना पड़े, पर मुंह से कुछ नहीं कहेंगे। पर मैं आपको उस रात की काली सच्चाई बताऊंगा, क्योंकि इसकी शुरुआत मुझसे ही जाने अनजाने में हुई थी। और सॉरी, मुझे लगता है हमें अब चलना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है ये आप लोगों की जिंदगी से जुड़ा निजी मामला है, तो शायद हम लोगों के सामने कहना ठीक नहीं होगा। हमें आप लोगों पर पूरा भरोसा है शर्मा जी, और जो सच्चाई मैं आप सभी के सामने रखने वाला हूँ, उसके बाद आप जैसे दोस्त की जरूरत होगी खुद को संभालने के लिए। जफर ने विनय की बात को काटते हुए अपनी बात पूरी की। फिर जारा का हाथ पकड़ उसे सोफे पर बिठाकर उसे अपने सीने से लगाकर कहा, जो हादसा सारा के साथ उस रात हुआ, असल में वो आपके साथ होने वाला था, लेकिन सारा ने आप पर उसकी आंच तक नहीं आने दी और खुद को झुलसा दिया उस कभी ना बुझने वाली आग में। मेरे साथ, मतलब छोटी की ऐसी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से। जारा अटक अटक कर बोल रही थी। वो लंबी लंबी सांस लेने लगी थी। जफर वैसे ही उसे अपने सीने से लगाए बैठा रहा। रौनक से देखा नहीं गया तो बोल पड़ा, भाई प्लीज रहने दीजिए, इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। नहीं रोनी, आज नहीं तो कभी नहीं। फिर जारा को देखते हुए, जान आप ऐसे टूट नहीं सकती, हिम्मत के साथ सच्चाई का सामना कीजिए, जफर ने कहना शुरू किया। उसके दादा लखनऊ के जाने माने रईसों में से एक थे। उनकी 3 संतानें थीं, 2 बेटे एक बेटी। जावेद जफर के पिता थे और नावेद जारा के। जारा और सारा जब 10 साल की थीं, तो एक कार एक्सीडेंट में उनके माता पिता चल बसे। दादा और ताया ताई ने दोनों को माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। समय इसी तरह बीत रहा था।
साथ ही कुछ लोगों की नीयत भी बदल चुकी थी। दोनों बहनें बचपन का आंगन छोड़ जवानी की दहलीज पर खड़ी थीं। जारा सारा से 2 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों का रूप रंग कद काठी से दोनों को अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाता था। वहीं जफर की बुआ के दिमाग में लालच का कीड़ा लग रहा था। वो अपने पिता की आधी संपत्ति पाने के लिए अपने बिगड़ैल बेटे याकूब की शादी जारा से करवाना चाहती थी, लेकिन उनके इरादों पर रौनक ने पानी फेर दिया। घर में कोई फंक्शन था, सारे मेहमान आने शुरू हो गए थे। बुआ भी अपने बेटे याकूब के साथ आई थी। याकूब सीधे रौनक के पास आकर पूछा, ओए, तेरी दोनों बहनें कहाँ हैं? खासकर वो बड़ी। याकूब ने अजीब से लहजे में कहा, जिसे रौनक ने भी नोटिस किया। अरे बोलो भी, कहाँ हैं? दोनों तीखी मिर्ची दिख नहीं रही हैं। याकूब भाई, बहनें तो आपकी भी वो लगेंगी ना, फिर आप मेरी ही बहन क्यों बना रहे हैं? वो छोड़ो, ये देखो कैमरे वाला मोबाइल, क्या मस्त कैमरा है। मैं इसमें सबसे पहले जारा की फोटो लेना चाहता हूँ, इसलिए पूछ लिया। खैर तुम्हें नहीं पता तो मैं खुद देखता हूँ, पहले उसके कमरे में ही जाता हूँ। कहते हुए वो कमरे में से निकल गया। रौनक को कुछ ठीक नहीं लगा था। वो भागकर जफर के पास आया और उसे सारा हाल कह सुनाया। जफर गुस्से से जारा के कमरे की तरफ बढ़ गया। जफर ने जब से होश संभाला था, वो दिल ही दिल में जारा से प्यार करता रहा था। घर के बड़ों को भी उसके प्यार का एहसास था, इसलिए ही दादा ने बुआ के लाए रिश्ते को याकूब से जारा की शादी का था मना कर दिया था। जफर कमरे में आया तो उसका खून खौल उठा। याकूब जबरदस्ती जारा को किस करने की कोशिश कर रहा था और वो अपने आप को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी। जफर ने जाकर पास आकर उसे पीछे से गर्दन पकड़कर जारा से दूर धकेल दिया और ताबड़तोड़ 3-4 थप्पड़ जड़ दिए और घसीटते हुए सबके बीच नीचे ले आया। बुआ ने जब याकूब की ऐसी हालत देखी तो बौखला गई। ये क्या बदतमीजी है जफर? अगर ये बदतमीजी है तो अंदर जो ये करने की कोशिश कर रहा था वो क्या था? क्या किया इसने? इसने जारा के साथ? मैं उसके साथ कुछ करूं, तुझे क्या? बहन है तेरी? सटाक एक जोरदार आवाज आई। मोहब्बत है मेरी, इस घर की होने वाली बड़ी बहू, और तूने उसे नापाक करने की कोशिश की। अपनी अय्यासियों को मोहब्बत का जामा पहना दिया और मेरे बेटे को ही उल्टा फंसा रहे हो। बस कहकसा। दादाजी की जोरदार आवाज से बुआ डर कर चुप हो गईं और हॉल में शांति छा गई। जानती हुई ये पार्टी हमने क्यों रखी है कहकसा? जी नहीं अब्बू, हम आज अपने चारों बच्चों की सगाई करने वाले हैं और 10 दिन बाद ही इनकी शादी भी है। आज हम ये सरप्राइज अपने बच्चों को देने वाले थे, मगर आपके इस कपूत की वजह से। एक बात और कहकसा, आप हमारी बेटी हैं, इसलिए हम ये अच्छी तरह जानते हैं आपके दिमाग में क्या चल रहा है। दूसरी बात, आपका ये कपूत आज के बाद कभी हमारी चौखट न चढ़े। हाँ, आप एक बेटी बनकर आएंगी तो आपका स्वागत करेंगे, नहीं तो आज से हमारे रिश्ते खत्म। कहकर दादाजी सभी बड़ों को सगाई की तैयारी करने को कहे अपने कमरे में चले गए। उन्हें इस बात से गहरा सदमा लगा था। सबके बीच होते हुए भी याकूब की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी। अपनी इतनी बेइज्जती से बौखलाए याकूब ने जाते हुए भी जफर को धमकी दी। तूने आज जो किया है जफर, उसका अंजाम अब तेरी वो मोहब्बत भुगतेगी। ऐसा दाग लगाऊंगा कि चाह कर भी मिटा नहीं पाओगे। बर्बाद कर दूंगा उसको, तुम्हारी मोहब्बत को एक सजा बना दूंगा मैं। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी कि कमरे में बैठी जारा डर से सिहर उठी। सारा ने उसे अपने गले लगाते हुए कहा, मेरे जीते जी कोई याकूब तो क्या, तेज हवा का झोंका भी आपको छू नहीं पाएगा दी। आपकी तरफ आने वाली हर मुसीबत को पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। ये आपकी सारा का वादा है आपसे दी। बोल तो दिया, पर कोशिश भी मत करना, वरना मैं खुद से नहीं जानता मैं तेरा क्या करूंगा। दूर रहना मेरी जरा से क्या, उसकी परछाई से भी दूर रहना। मैं अपनी बेबा बुआ का लिहाज भी भूल जाऊंगा कि तू उनकी इकलौती औलाद है, इसलिए दूर, बहुत दूर रहना। चारों की शादी हुए 4 साल बीत चुके थे। शादी के तुरंत बाद ही जफर इंजीनियरिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया था। रौनक और सारा का भी ये इंजीनियरिंग का लास्ट ईयर था। दादाजी ने इन चारों की शादी तो करवा दी थी, लेकिन अलग अलग रहना था। दादाजी का फैसला था, जब चारों अपने पैरों पर एक साथ खड़े हो जाएं, तो अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। और उनकी बात का मान भी इन चारों ने रखा था। पर रौनक थोड़ा शरारती था। उसे सारा को परेशान करने में मजा आता था। कई बार मौका मिलने पर वो सारा को अपने कमरे में खींच लिया करता था। कभी उसके होठों को चूम लेता था, तो कभी उसकी कमर में हाथ लपेटे अपने सीने से लगाए रहता था। उसे अपनी चाहत का एहसास कराता रहता था। सारा को भी उसकी चाहत का एहसास था, लेकिन शर्म और झिझक से वो कुछ कह नहीं पाती थी। जब भी रौनक सामने पड़ता था,
खासकर अकेले में तो वो शर्मा कर भाग जाती थी। सब ऊपर छत पर ईद का चांद देखने में लगे हुए थे। सारा किसी काम से नीचे आई तो मौका देख रौनक भी उसके पीछे आ गया। यहाँ वहां देखा तो वो अपने कमरे में अलमारी खोलकर कुछ ढूंढ रही थी। रौनक ने आहिस्ता से दरवाजा लगाया और दबे पांव उसे पीछे से ही गले से लगा लिया। वो डर के चौंक उठी, फिर रौनक को महसूस कर शांत हो गई। छोड़िए मुझे। नहीं, चांद नहीं देखना क्या? वही तो देखने आया हूँ। चांद यहाँ कमरे में? हाँ, मेरा चांद इस कमरे में ही है, जिसे सिर्फ मैं देखूंगा और कोई नहीं। रौनक ने उसे घुमाकर अपनी तरफ किया, फिर उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर, उस चांद का तो पता नहीं, पर मेरा चांद आज बेहद खूबसूरत लग रहा है, जिस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। सारा का दिल उसकी बातों से धड़क उठा था। तभी शोर सुनाई दिया। चांद निकल आया। देखा, मैंने अपने चांद की तारीफ क्या की, वो आसमान का चांद भी जलन से निकल आया। चांद मुबारक, सारा ने धीरे से शर्माते हुए कहा। उसकी आंखें पहले से ही झुकी हुई थीं। तुम्हें भी चांद मुबारक, लेकिन ये रूखा सूखा लग रहा है, कुछ मीठा हो जाए। सारा ने उसकी बात का मतलब समझने के लिए जैसे ही अपनी पलकें उठाईं, सीधा रौनक की आंखों से उसकी आंखें टकराईं। वो सिहर उठी। तब तक वो उसके होठों को अपने होठों से लॉक कर चुका था। सारा ने भी मदहोश हो अपनी आंखें मूंद लीं। उसने अपने दोनों हाथों को उसके गले में डाल दिया और खुद को उसके आगोश में ढीला छोड़ दिया। मदहोशी में दोनों ये भी भूल गए कि दरवाजा लॉक नहीं है। धड़ाक से दरवाजा खुला और जारा अंदर आई। वो दोनों अभी भी एक दूसरे में खोए हुए थे। उन दोनों को ऐसे देख जारा मुंह फेर कर खड़ी हो जोर से बोली, छोटी। जारा की आवाज से दोनों हड़बड़ा गए। दोनों के ही मुंह से एक साथ निकला, भाभी दी। दोनों जल्दी से अलग हुए। सारा डर और शर्म से मुंह फेर कर खड़ी हो गई। वही हाल रौनक का भी था। उसने धीरे से हिम्मत कर कहा, भाभी अब आप मुड़ सकती हैं। जारा ने मुस्कुराकर रौनक के पास पहुंचकर उसके कान ऐंठते हुए कहा, ये सब क्या चल रहा था? भाभी मेरा कान। और मैं तो आपकी बहन को मुबारकबाद दे रहा था मीठे के साथ, तो हमसे थोड़ा सा नमकीन खा लीजिए। कहते हुए जारा ने उसके कान दोबारा से ऐंठ दिए। नहीं भाभी, मुझे मीठा पसंद है, वो भी आपकी बहन वाला। बदमाश, अब आप पिट जाओगे। नहीं, बीबी के सामने नहीं पिटना मुझे, वरना कल से वो भी शुरू हो जाएगी। कहते हुए वो भाग गया। जारा ने सारा को गले लगा लिया, उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। हमें बहुत खुशी है कि रौनक जैसा पार्टनर आपको मिला। बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं आपसे, शायद हमसे भी ज्यादा। लेकिन बच्चे, थोड़ा संभल कर, अभी सिर्फ निकाह हुआ है हम चारों का, रुखसती नहीं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। सब ठीक था। समय अपनी गति से बढ़ रहा था। सभी बहुत खुश थे। जफर भी आ गया था। हफ्ते भर में ही दोनों बहनों की रुखसती की रस्म थी। लेकिन कोई भी था जो कुछ और सोचे हुए था। किसी की जिंदगी में ग्रहण बनने वाला था। रौनक बेंगलोर चला गया था अपना इंटरव्यू देने। अगले ही दिन जफर, जारा और जफर के मम्मी पापा अजमेर शरीफ चले गए। दादाजी की तबीयत खराब होने की वजह से जारा को उनके साथ ही रुकना पड़ा। उन सबको गए 2 दिन हो गए थे। शाम को जारा का फोन आया कि वो कल सुबह तक पहुंच जाएंगे और शायद रात को ही रौनक भी वापस आ जाए। जारा ने थोड़ा सा सारा को रौनक का नाम लेकर छेड़ा, फिर इधर उधर की बात कर फोन रख दिया। रात करीब 9 बजे दादू को दवा देकर और बाकी का काम निपटा कर सारा अपने कमरे में आई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बाहर मौसम खराब होने की वजह से लाइट भी चली गई। इतने बड़े घर में वो अकेली थी तो थोड़ा सा डर भी गई, लेकिन जल्दी से अपने फोन फ्लैश ऑन कर मोमबत्ती ढूंढकर जलाकर वो दादू के कमरे में जाने लगी कि तभी 2 मजबूत खुदरे हाथों ने उसे पकड़कर बिस्तर पर फेंक दिया। तेज फेंके जाने से सारा के बाल उसके चेहरे को ढक गए, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। सारा कुछ समझ पाती या करती, तब तक वो शख्स सारा के ऊपर काबू कर चुका था। उसने सारा को काबू करने के लिए उसे 3-4 थप्पड़ लगाए। अचानक हुए इस हमले से वो संभल नहीं पाई। वो अर्ध बेहोशी की हालत में पहुंच गई। वो बेबसी पड़ी अपने जिस्म पर किसी के हाथों को महसूस कर रही थी जो उसके कपड़े उतारने में लगे हुए थे। सारा ने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी कर चिल्लाना चाहा तो उसने उसका मुंह बंद कर दिया। बेरहमी से उसके शरीर पर दबाव बनाते हुए उसने कहा, कोई फायदा नहीं जारा मेरी जान, आज तुम्हें मैं अपना बना कर ही रहूंगा। जारा नाम सुनते ही सारा की आंखें फैल गईं। कहा था ना, ऐसा दाग लगाऊंगा कि चाह कर भी नहीं मिटा पाओगी। आज तुम्हें बर्बाद कर जफर से अपनी बेइज्जती का हिसाब किताब पूरा करूंगा। थप्पड़ मारा था सरे महफिल में, तो मैं उसको ऐसा थप्पड़ मारूंगा जिसका दर्द सारी जिंदगी झेलेगा।
उसकी बीवी उसकी होने से पहले ही मेरी हो गई। हा हा हा। शैतानी हंसी हंसते हुए वो जानवर बन सारा पर टूट पड़ा। वो उसके शरीर के साथ उसकी आत्मा को भी लहूलुहान करता गया। रात 12 बजे जब रौनक घर आया तो एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। वैसे ही पूरे रास्ते भर उसे एक बेचैनी ने घेर रखा था। वो जल्द से जल्द सारा के पास आना चाहता था। यहाँ आकर भी वो बिना देर किए सारा के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पैर रखते ही जो उसने सामने देखा तो वो वहीं लड़खड़ा कर गिर गया। हिम्मत कर वो खड़ा हुआ। उसके सामने उसकी बचपन की मोहब्बत, उसकी बीबी, पलंग पर निर्वस्त्र खून से लथपथ पड़ी सिसक रही थी। सारा। रौनक ने मुंह फेर कर नीचे गिरी चादर से उसे ढका। उसे अपनी बाहों में लेकर चीख उठा कि किसने? कौन है वो? रौनक ने सारा को गले लगाते हुए तड़पते हुए पूछा। याकूब। सारा ने बहुत ही धीरे से अटकते हुए कहा। गुस्से की तेज लहर रौनक के शरीर में दौड़ गई। उसे 4 साल पहले की घटना याद आ गई। याकूब, तुझे जिंदा छोड़कर बहुत ही बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब नहीं। आज तू मरेगा, वो भी मेरे हाथों से। कहकर वो खड़ा ही हुआ था कि सारा ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे जाने से मना करने लगी। पर वो नहीं काबू कर पा रहा था अपने गुस्से को। अब मैं आपके लायक नहीं रही तो मेरी बात भी नहीं सुनेंगे। उसकी बात सुनकर रौनक अपने होश में आया। उसे एहसास हुआ सारा को अभी उसकी जरूरत है। दूसरे। सारा की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया। तुम मेरे लिए कितनी लायक और पाकीज़ा हो, ये मुझे शब्दों में कहने की जरूरत नहीं। उसने फिर से उसे अपने सीने में लगा लिया। सारा उसका प्यार और सानिध्य पाकर बिखर गई और सिसकते हुए उसने वो सब बता दिया जो याकूब ने उससे कहा था, कि कैसे उसने जारा समझकर सारा के साथ हैवानियत की। साथ ही उसने रौनक को अपनी कसम दी कि वो उसकी बहन को भी नहीं पता लगने देगा, वरना जो कुछ उसके साथ हुआ है उसके लिए खुद को जिम्मेदार मान वो अपनी जान भी ले सकती है, क्योंकि वो सारा को अपनी जान से भी बढ़कर मानती थी। रौनक भी उसकी बात से सहमत था। वो जानता था, उसने तो बचपन से ही देखा था कि जारा एक कांच की गुड़िया की तरह उसको संभालती थी। उसकी थोड़ी सी तकलीफ पर कैसे बेचैन हो जाया करती थी, लेकिन यहाँ तो उसके धोखे में इतना बड़ा कुकृत्य हो गया, तो ये जानकर वो जरूर अपने आप को नुकसान पहुंचा सकती थी। सारा रोते रोते कब उसकी बाहों में बेहोश हो गई, उसे पता ही नहीं चला। रौनक को याद आता है कि सारा के फटे हुए कपड़े कमरे में इधर उधर फैले हैं और उसने कुछ पहना भी नहीं है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता क्या करे। तभी उसे सबकी आवाज सुनाई दी, जो शायद समय से पहले लौट आए। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसने कुछ सोचते हुए अपनी शर्ट उतार कर एक तरफ रख दी और अपनी आंखों में आंसू लिए सारा को अपनी बाहों में ले लेट गया, जो देखने में लगे कि रौनक ने उसके साथ जबरदस्ती की होगी। और हुआ भी ऐसा ही। वापस आते ही जारा सारा को देखने अपने कमरे में जाती है तो उसके कदम वहां की हालत देखकर रुक जाते हैं। धड़कते दिल से वो अंदर आज जैसे ही सामने देखती है, जोर से चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर सब कमरे में आते हैं। सब स्तब्ध रह जाते हैं। सामने बिस्तर पर सारा एक चादर में लिपटी हुई बेहोश पड़ी थी। उसे देखकर ही लग रहा था चादर के अलावा उसके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं है। उसी चादर में रौनक भी अर्धनग्न अवस्था में बैठा था। जारा अपनी सारा की ये हालत देखकर रौनक के पास आ उसे पागलों के जैसे थप्पड़ मारने लगी। उसकी ये हालत रौनक की अम्मी से देखी नहीं गई, तो उन्होंने उसे रोकते हुए गले लगाया, लेकिन वो तब तक बेहोश हो गई थी। जब उसे होश आया तो उसे ये बताया गया कि रौनक तो सारा को लेकर जापान चला गया है, क्योंकि कानूनी रूप से और शरीयत के हिसाब से सारा उसकी पत्नी थी, जिसके साथ हम बिस्तर होना कोई गलत बात नहीं थी। वापस वर्तमान में सारी बात सुनकर नैना ने पूछा, रौनक, अगर तुम इतने अच्छे परिवार से हो, जो अपने रिश्ते को बचाने की खातिर खुद को उनकी नजर में गिरा दिया, तो फिर ये छचोरे जैसी जिंदगी क्यों जीने लगे थे? निधि के साथ ऐसा क्यों किया? रौनक ने कहा, मैं घर में सबको बोलकर आया कि जापान जा रहा हूँ, ताकि हमें कोई ढूंढ ना पाए। सारा के साथ बेंगलोर आ गया, क्योंकि मुझे नौकरी बेंगलोर में मिली थी, साथ ही घर भी। बेंगलोर में आने के बाद मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया। इस बीच सारा डिप्रेशन में जा रही थी। एक बार बरवसी मेरी नजर बैठी हुई सारा पर गई। मेरी सारा पहले वाली सारा नहीं रही थी, ये तो कोई और है, जो सांस तो ले रही थी पर शायद जिंदा नहीं है। मेरे दिल में दर्द की एक लहर उठी। मैंने उठकर उसे अपने सीने से लगा लिया, लेकिन वो बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा ये गहरे डिप्रेशन में है, किसी सदमे की वजह से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, क्या नहीं। फिर मैं उसे लेकर सीधा एक क्लब गया। वहां के माहौल से थोड़ा सारा को फर्क पड़ता देख मुझे थोड़ी उम्मीद जगी।
उस रात पहली बार ड्रंक होकर हम फिजिकल हुए थे। उसके बाद ये सिलसिला जारी है। सारा खुद को मारकर एक नई सारा को जिंदा कर रही थी। मैंने भी यही सोचा, उसको पुरानी तकलीफों से ऐसे ही निजात मिल जाए। लेकिन हम गलत ट्रैक पर चले गए थे। इसका एहसास हम दोनों को निधि के माफ करने और उसकी चंद बातों से हुआ। मुझे आज भी याद है जब मेरी उस हरकत से निधि के साथ क्या हुआ था। फिर भी उसने हम दोनों को आसानी से माफ कर दिया, हमें नौकरी से ना निकाले इसकी भी रिक्वेस्ट की। साथ ही उसने जो कहा, तुम दोनों वो नहीं जो दिख रहे हो, तुम दोनों वो हो जो सबसे छुपा रहे हो। तलाशो खुद को, क्यों खुद को मिट्टी में मिला रहे हो। और सारा तुम जो बेहिसाब दर्द अंदर दबाए बैठी हो, उसे बाहर निकालो, अपने दर्द से लड़ो, उसे हरा खुद को साबित करो। मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारी आंखों में दर्द दिखता है, कोई गहरा जख्म है। निधि हमारी जिंदगी में नहीं आती तो मैं और सारा तो टूट चुके थे, बिखर कर कहीं गुम हो गए होते। रौनक की बात खत्म हुई, सब शांत होकर अपनी सोच में गुम थे। लेकिन विनय निधि को देख गर्व महसूस कर रहा था और पलके झपकाकर उसे शाबाशी दे रहा था। जफर जी, उस कमीने याकूब का क्या हुआ? तन्मय ने पूछा। मार डाला मैंने उसे। उसने मेरी जान पर गलत निगाह डाली और मेरी गुड़िया सारा को हाथ लगाया। मेरे रहते मेरे भाई को अनाथ कर दिया। उसे जिंदा कैसे छोड़ता, इसलिए मार दिया सबके सामने, कहकर जफर ने रौनक का कंधा थपथपाया। रौनक उसके गले लग फपक पड़ा। जारा ने भी हाथ जोड़कर रौनक से माफी मांगी। उसने क्या सोचा और क्या निकला। तीनों एक दूसरे से मिल अपना दुख कम कर रहे थे। इधर निधि को छोड़ सब सारा के लिए दुखी मन से सोच रहे थे। खासकर नैना की दोस्त होकर भी उसके अनकहे दर्द को नहीं समझ सकी। एक अल्लड़ मुंहफट बदतमीज सी लड़की इतना दर्द अपने सीने में दबाए हुए थी। निधि विनय को दवा देकर लेटा देती है। सुबह होने में थोड़ा ही समय बाकी था और संडे भी था, तो सब आराम करने चले गए। दोस्तों, कहानी का तीसरा व अंतिम भाग अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।